नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने कक्षा 10 की बुक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति चल रही है। इसमें अपना पहले ही अध्याय है और वो इस वीडियो में अपना पहला अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष का अध्ययन करेंगे हमें। 1708 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकौर बाई से विवाह किया था। तो जयपुर का शासक 1708 ईस्वी में सवाई जय सिंह था। इसने मेवाड़ के जो महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे उनकी पुत्री थी चंद्रकौर, उनसे विवाह किया। विवाह से पूर्व जय सिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को ही, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही गई थी। तो सवाई जय सिंह के साथ मेवाड़ की महारानी अमर सिंह द्वितीय की पुत्री जो चंद्रकौर बाई थी, उनका विवाह तो सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में कर दिया गया। लेकिन जय सिंह से एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किया गया कि जो मेवाड़ की राजकुमारी है उनसे उत्पन्न पुत्र को ही वह जयपुर का उत्तराधिकारी राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा भी। तत्पश्चात 1722 ईस्वी में जय सिंह की खिंची रानी सूरज कुंवर से एक पुत्र ईश्वर सिंह उत्पन्न हुआ। तो इसकी दूसरी रानी थी खिंची रानी सूरज कुंवर, उनसे भी एक पुत्र ईश्वरी सिंह उत्पन्न हो गया। 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी कुंवर से एक पुत्र माधो सिंह उत्पन्न हुआ। तो सवाई जय सिंह की दूसरी रानी खिंची रानी थी सूरज कुंवर, उससे तो ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ 1722 ईस्वी में। और 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी थी जो चंद्रकुंवरी, 1708 ईस्वी में जो सवाई जय सिंह के साथ मेवाड़ विवाह हुआ था उनसे माधो सिंह उत्पन्न हुआ। अतः जय सिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष निश्चित हो गया था, क्योंकि ये पहले 1708 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर करवाए थे कि जो चंद्रकौर बाई से उत्पन्न पुत्र है वो ही जयपुर का शासक बनेगा। सितंबर 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा। किंतु माधो सिंह ने 1708 ईस्वी में 8 ईस्वी के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गृह कलह का आरंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ हो गए। माधो सिंह की ओर से मलराव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई और इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया। उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त की। फरवरी 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त कर खदेड़ दिया। माधो सिंह ने एक बार फिर मलहराव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन किया। मलहर राव ने अपने पुत्र खांडेराव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने भेजा। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 ईस्वी में को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ। राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी हुआ। तो राजमहल युद्ध कब हुआ? 1 मार्च 1747 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, इन दोनों पक्षों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? राजमहल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह है वो इसकी विजय हुई। राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह मेवाड़ का शासक की ओर से अधिक रुपए देने का लालच दिया गया, तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधो सिंह का पक्ष ले लिया। इसके बाद
बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए वीर बड़े साहस का परिचय दिया था। तो सूरजमल जो भरतपुर के जाट शासक था सूरजमल, इन्होंने भी ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था और उसे माधो सिंह को 4 परगने देने, उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वादा करने का कोई वैसे होना पड़ा। बगरू के युद्ध। अगस्त 1748 के बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वादा किया था वह उन्हें नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उसने जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपए के साथ मिला, पर होलकर इसे राशि से खुश न था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर 13 दिसंबर 1705 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीति के जंजालों से अपने को आज़ाद कर लिया। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बिठाया। माधो सिंह की गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संपत्ति अपनी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 ईस्वी को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों को कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यही आरंभ हुई, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ राजस्थान के लिए घातक सिद्ध हुई। अब अपना तुंगा का युद्ध। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे महाजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूट मार मचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान होकर जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया तथा शिवपुर व करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। इसके अंतर्गत महादजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया। अतः 28 जुलाई 1787 ईस्वी को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों यानी महादजी सिंधिया और राठौड़ कस्बा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। महादजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 ईस्वी को पाटन का युद्ध हुआ। 20 जून 1790 ईस्वी को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली। राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का प्रयास किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 ईस्वी को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लगी। अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। अगला अपना कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो कृष्णा कुमारी कौन थी? मेवाड़ की राजकुमारी थी। कौन थी? मेवाड़ की राजकुमारी थी। और इनका विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य इनके विवाह को लेकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। कृष्णा कुमारी कौन थी? मेवाड़ के जो महाराणा थे भीम सिंह, उसकी पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुई थी। तो कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी और जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक कौन थे उस टाइम? भीम सिंह के साथ तय हुई थी। किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने
मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। तो रिश्ता किसके साथ किया था? मारवाड़ के शासक थे जो भीम सिंह, उसके साथ तय किया था, लेकिन उनका विवाह से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद मारवाड़ के जो शासक थे भीम सिंह, उन्होंने कृष्णा कुमारी का रिश्ता है वो जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। पर इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना। तो उस समय मारवाड़ का नया शासक कौन था? भीम सिंह के मरने के बाद मान सिंह था, और मान सिंह यह अपमान सहन नहीं करना चाहता था। मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय किया। इस घटना के कारण एक बार पुनः मराठों ने अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ और मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ। कौन? अमीर खां पिंडारी। मराठों एवं अमीर खां पिंडारी। मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मारवाड़ के शासक कौन थे? मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने का या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा। तो अमीर खां पिंडारी ने किसकी सहायता की थी? अमीर खां पिंडारी ने मारवाड़ के जो शासक थे मान सिंह, उनका पक्ष लिया। उनका मानना था कि या तो कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह के साथ हो या कृष्णा कुमारी को मार दिया जाए। और उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। अंत में 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी के जीवन की समाप्ति के साथ ही इस विवाद को पट्टापेच हो पाया। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे काला अध्याय था। अब अपना अगला है जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई थी और वह कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई भगत सिंह, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई कौन था? भगत सिंह। अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। नवंबर 1750 ईस्वी को भगत सिंह ने राम सिंह को परास्त कर उसे जोधपुर की गद्दी हथिया ली। तो राम सिंह भागकर जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 ईस्वी में जब भगत सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। इक्कीस सितंबर 1752 ईस्वी को भगत सिंह की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करता रहा था। अतः जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बिठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर राज्य पर आक्रमण करने भेजा। 15 सितंबर 1753 को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसे विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। कौन से दुर्ग में शरण ली? नागौर दुर्ग में इन्होंने शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में न था, वह उनसे संधि करने को विवश हो गया। फरवरी 1756 ईस्वी के बीच संधि हुई। इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी। पहली, अजमेर और गढ़ तारागढ़ मराठों के अधिकार में रहेगी। जालोर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, मरोट, सोजत, परबतसर और केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया। और जोधपुर, नागौर तथा मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। तीसरी शर्त थी, विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया, जिससे 25 लाख प्रथम वर्ष में और शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी थी। चौथी, राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। पांचवी, जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैन्य कार्रवाई के लिए स्वतंत्र था।
राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनके हस्तक्षेप आरंभ हो गया था। केवल बीकानेर और जैसलमेर ही ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। कौन कौन से? एक तो बीकानेर और एक जैसलमेर, दो ही ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे, क्योंकि मराठों का इन बीकानेर और जैसलमेर राज्य में प्रवेश नहीं हुआ था। शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल को संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी थी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न न रहे और तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर करें और चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना अध्याय नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2। ये कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। पहले अध्याय में हम सोल्व कर लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी चंद्रप्रदाय ने दिया था। और पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? पद्मिनी थी रतन सिंह की। और पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया? तो 1182 में। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो मेवाड़ की थी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय नंबर 2 लेके। धन्यवाद दोस्तों।